Good morning, students. Today we will study about gravitation chapter. Before study this chapter, we have to know about some scientists who participate to this topic, gravitation. First of all, Nicolaus Copernicus, then John Kepler, then Sir Isaac Newton. At first, we will know about Nicolaus Copernicus. This scientist, this man, is very knowledgeful about the physics, and he said that all the planets revolve around the sun. Nicolaus Copernicus said that all the planets revolve around the sun. इन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड बस सन के अराउंड घूमते हैं। इन्होंने और कुछ कहा नहीं, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि कुछ और ही कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आफ्टर दैट John Kepler studied the all theory of Nicolaus Copernicus, and after that John Kepler gave three laws concerned to the planetary motion. Planetary motion means जितने भी प्लैनेट्स जो है वो कैसे सन के अराउंड में घूमते हैं, इससे कंसर्न में जॉन केपलर ने 3 लॉज को दिया था। और उसके बाद जॉन केपलर के स्टडी करने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया था। तो ये इसका पूरा एक साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग सेशन में डिस्कवरी या फिर उसके द्वारा रिसर्च या फिर और ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली सर आइजैक न्यूटन ने जो नियम को दिया था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर आइजैक न्यूटन का नियम, जो हम लोग नेक्स्ट हम बोलते भी उसको ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले केपलर्स लॉ। मैंने बताया था केपलर gave 3 laws concerned to the planetary motion के कंसर्न में इन्होंने 3 लॉज को दिया था। इसका जो पहला लॉ का नाम है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा इसका लॉ है लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या फिर सिर्फ हम लोग उसको पीरियड ही बोलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट किसको बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो निकोलस कॉपर्निकस ने कहा था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन केपलर्स ने क्या ऐड किया? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbit with sun at one of the foci of the ellipse। ये था केपलर्स का लॉ ऑफ ऑर्बिट। All the planets revolve around the sun in elliptical orbit with sun at one of the foci of the ellipse। सबसे पहले यहाँ पे बात आता है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। ये तो जान चुके थे पहले ही कि सारे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट केपलर्स ने कहा कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सबसे पहले ये इलिप्स जानिए और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट जानिए। दिस इज द इलिप्स, इसको हम लोग इलिप्टिकल शेप बोलते हैं।
इलिप्टिकल शेप। ये ना तो सर्कुलर होता है, जैसे कि ये सर्कुलर शेप हो गया, इसको जो हम लोग इसको अंडाकार शेप बोलते हैं, एग शेप, एग शेप, इस टाइप से। इस शेप में दो प्रकार का लाइन खींच सकते हैं, जिसका सेंटर, इसको मान लेते हैं P, इसको नाम लेते हैं A, इसको कुछ और मान लेते हैं X और Y, ऐसे। दिस इज द इलिप्टिकल शेप। यहाँ पे दो प्रकार का लाइन खींचा गया है, एक लाइन जो है वो PA और एक लाइन क्या है XY। तो जो लॉन्गर लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और जो शॉर्टर लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस। व्हाट, माइनर एक्सिस, इसको पढ़ना है क्लास में। ये हुआ मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे लिखा है सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्यों, जो ये फोकाई है वो फोकस का प्लूरल फॉर्म है। फोकस का जब हम लोग प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो वो लिखाता है फोकाई, ठीक है, फोकाई। मतलब ये सिंपल सी बात है कि फोकस दो होते हैं इसमें, और दोनों फोकस यहाँ, इसको मान लेते हैं वो भी, एक फोकस यहाँ मान होता है और एक फोकस कहाँ होता है, इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। ये हुआ इलिप्स का शेप के बारे में चर्चा हुई है। अब बोल रहा है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब जो सारे प्लैनेट है वो इसके अराउंड घूमते हैं, मतलब इलिप्स के शेप में घूमते हैं, विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। जो सन कहाँ पर रहेगा, इस दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे सन रहता है, मतलब इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट, हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं सन। सन किसी एक फोकस पे होता है, और जो सारे प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इस पाथ में घूमते हैं। मतलब ध्यान सुनिए, मतलब कि जो प्लैनेट है वो एक बार कहाँ रहेगा, ऐसे इस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ रहेगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे इस टाइप से ये चक्कर लगाए। अब बात करेंगे यदि हम लोग, तो जो प्लैनेट हैं वो एक बार ए पॉइंट पे आएगा, फिर रिवॉल्व करते 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 कहाँ आएगा, बी पॉइंट पे, फिर ये कहाँ आएगा, ए पॉइंट पे। मतलब ये ऐसे है, ये हुआ एक बार प्लैनेट सन से बहुत दूर जाएगा, एक बार प्लैनेट सन से बहुत नजदीक आएगा। तो अगर हम अब इस F1 को हटा के मान लेते हैं S, इसको हटा के कुछ नहीं मानते हैं, क्यों, दो फोकस पता है हमको होता है, ये हो गया सन। अब बात करते हैं यहाँ पे जो S और P हो गया, S से P तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड व्हाट, प्लैनेट। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, तो ठीक से ताकि आपको दिखाई पड़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट, ओके। ये अब इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड पेरिजी। आप लोग शायद मिशन मंगल में इसको देखे होंगे कि जब वो मंगलयान को पेरिजी में लाके छोड़ता है तो उसको स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना, तो ये एसपी हो गया पेरिज, जब ये सन से बहुत नजदीक रहेगा। और यहाँ पे एक होता है एस ए, सन, और ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, लार्जेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजी, ठीक है ना, अपोजी। ये फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा होगा, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूं कि सन जो है वो इलिप्स में ये बैठा हुआ है यहाँ फोकस में, इसके ये ऐसा माना गया है कि यदि सन कहीं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, ये सन है, और जितने भी प्लैनेट हैं वो इसके अराउंड जो घूम रहे हैं वो इस शेप में घूम रहे हैं, इस शेप में, इस शेप में घूम रहे हैं, इस शेप में, देखो इस शेप में घूम रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये कैसा शेप बन रहा है, इलिप्टिकल शेप बन रहा है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक ये यहाँ पे इलिप्स को कंसीडर करेंगे, तो उस इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो उस दोनों फोकस में मान को इस मान
ये बन गया पूरा इलिप्स, इसका एक फोकस यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, तो दो फोकस होते हैं, तो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस को यदि वो सन को मानेंगे तो बाकी प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, उसके कैसा पाथ होता है, उसका इलिप्टिकल पाथ होता है, उसका इलिप्स का शेप होता है। दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स। ये कैसे शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। तो दिस इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉ ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट जो इसका है उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो F1 और F2 जो माने थे, यहाँ पे जो बोले थे कि ये F2 हो गया, और ये यहाँ पे जो बोले थे ये क्या है, F1 है। तो ये F1 और F2 क्या है, इसका दो फोकस है। यहाँ पे जो SA है वो लॉन्गेस्ट लाइन है, उसको बोलते हैं हम लोग अपोजी। यहाँ पे SP जो है वो शॉर्टेस्ट लाइन है, उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेजी। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट है जिसको जो आप लोग समझ में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका है रूल, इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं तो मैं इसका नोट्स आप लोग को भेज दूंगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। समझना है तो यहाँ समझ लीजिएगा वीडियो देख करके। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है दोस्तों, नंबर 2, law of area. This is the second law of Kepler. Law of area said that the line joining from sun and planets, क्या बोलता है, the line joining from the planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. Line joining from the planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. तो ये जो है इसको थोड़ा सा देखिए कैसे। सपोज हम पहले बोल चुके थे कि जो प्लैनेट है वो किस पाथ में घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। किस पाथ में घूमेगा, एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। ओके, दिस इज एलिप्टिकल पाथ। सन कहाँ पे, इस पॉइंट पे सन, इसको मान लेते हैं हम लोग एस। ओके, एस सन। अब इस पॉइंट को माने थे हम लोग ए, इस पॉइंट को हम लोग माने थे पी। दिस इज द प्लैनेट। प्लैनेट यहां से चलना शुरू करता है और ये प्लैनेट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो मान लेते हैं, टाइम कितना लगा, टी। अगर हम इस टाइम टी में जितना टाइम लगा था उतना ही टाइम फिर दें तो ये कहां पहुंच जाता है, मान लेते हैं पॉइंट पहुंचता है सी। दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द अलग एरिया, ये कुछ डिफरेंट एरिया। समझने वाली बात ये है कि ये क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट, ये हो गया प्लैनेट, ये हो गया सन। ये जो है वो क्या कर रहा था, ये प्लैनेट हो गया, क्यों, ये ना है घूम के आया था। तो अकॉर्डिंग टू law, if the planet covers this area SAB in time t, this area SAB in time t, when we give same time, अगर ये टाइम मैं इसको सेम दे दिया, B से C तक जाने में टाइमिंग t ही लगा, टाइम कितना लग रहा है, t ही लग रहा है, तो ये जो एरिया है SBC ये भी SAB की इक्वल होगा। ध्यान से सुनिएगा, इफ द प्लैनेट टेक टाइम t टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B एंड B टू C, अगर हम A से B तक का समय कितना लेता है, t लेता है, और B से C तक जाने का टाइम भी t ही समय लेता है। ऐसे समझो कि मानते हैं कि जो ये प्लैनेट है वो A से B तक जाने में समय ले लिया, मान लेते हैं 2 सेकेंड, सपोज दैट,
इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग प्लेट मान लिए। और बी से सी तक भी टाइमिंग कितना लेता है ये 2 सेकेंड, इसको भी लेट कर लिए। अगर दोनों का समय सेम है तो ये इक्वल एरिया होगा। अगर ऐसा है देन द एरिया ऑफ एस ए बी, द एरिया ऑफ एस ए बी बराबर होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ एस बी सी। ओके, अगर ये टाइमिंग सेम दिए तो अब क्वेश्चन उठता है सर ये दिख के बराबर लगता ही नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है लॉन्गेस्ट है, ये जो लाइन है शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये कैसे बराबर होगा। और यहां से यहां तक ये जब आप बोल रहे हैं तो देखिए ए से बी तक ऐसे लग रहा है बहुत छोटा है, बी से सी तक बहुत लंबा ज्यादा चला हुआ लग रहा है। तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये केपलर ने कहा कि इसका एरिया बराबर ही होगा चाहे इसको जो करना पड़े। तो इस ये एरिया को बराबर करने के लिए प्लैनेट अपने गिवन टाइम में इक्वल एरिया को कवर करने के लिए क्या करता है, इसका जो स्पीड होता है वो चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है प्लैनेट का, तो ये ए पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है तो पी पे होता है, ठीक है ना। प्लैनेट has planets have maximum speed at opposing ए पे, ठीक है ना। सॉरी मैक्सिमम स्पीड पेरिजी पे होता है, पेरिजी, और मिनिमम स्पीड कहाँ होता है ए पे। यहाँ मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि जब ये मैक्सिमम स्पीड नहीं रहेगा तो इसको सॉरी जब इसमें मैक्सिमम स्पीड रहता है तो क्या करता है ज्यादा डिस्टेंस को तय करता है, ज्यादा डिस्टेंस को तय करेगा तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जब ये पेरिजी के नजदीक आता है तो उसका लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन एंड प्लैनेट क्या होता है शॉर्ट कर जाता है। तो दिस प्लैनेट्स हैव्स टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द इलिप्टिकल सर्कमफेरेंस, इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन तो छोटा कर दिया और ये यदि कम चलेगा, मान लो ये ए से बी और ये यही तीन चलेगा तो ये जो एरिया है वो क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। तो क्या करता है ये बहुत ज्यादा स्पीड से चलना शुरू करता है और ये बहुत ये जो लाइन डिस्टेंस है वो ज्यादा तय करता है, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है ज्यादा होता है। तो प्लैनेट्स हैव मैक्सिमम स्पीड एट पेरिजी, और मिनिमम स्पीड कहां बनेगा, प्लैनेट्स हैव मिनिमम स्पीड एट व्हाट अपोजिट, मतलब कहां पे ए पे। तो दिस इज द some key point from the law of area. Law of area said that the line joining from sun and planet, ये जो line joining है sun and planet ये यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेगा, ये जो एरिया कवर हुआ टाइम 2 सेकेंड में, सपोज किए माने हुए हैं, और यदि हम लोग 2 सेकेंड समय को फिर देते हैं तो ये जो एरिया कवर करता है वो मान लेते हैं कि बी से सी तक पहुंचेगा, ये दोनों एरिया क्या होगा इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ये जो प्लैनेट है वो अपोजिट से पेरिजी की तरफ आएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट घटता चला जाता है, तो एरिया को इक्वल करने के लिए इसको इसके स्पीड को बढ़ाना पड़ता है ताकि ये लार्जर डिस्टेंस को तय कर सके ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हाट इलिप्स, ठीक है ना। तो जिस कारण से क्या होता है इसके मतलब लॉ ऑफ एरिया के अनुसार इसका मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है पेरिजी में, और सबसे कम स्पीड कहाँ होता है इसका अपोजी में। समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से, और नहीं तो इसको बार बार रिपीट करके देखें समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इसका थर्ड लॉ, जो है थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ के केपलर के थर्ड लॉ से ही उसको बढ़ा करके ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव किए थे।
तो थर्ड लॉ उसका क्या बोलता है, वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या फिर उसको सिंपल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये बोलता है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज डिस्टेंस, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट is proportional to the square of the time period, ठीक है। दिस इज द लॉ। according to लॉ ये क्या बोला, द क्यूब ऑफ द, कितना, क्यूब मतलब जो भी चीज है उसमें पावर कितना देंगे, 3। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट, मान लेते हैं लेट आर बी द, ये क्या है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट, ये मान लेते हैं, तो आर क्या है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट, और टी मान लेते हैं टाइम पीरियड। आप लोग टाइम पीरियड के बारे में पढ़े होंगे क्लास 8 में, उसमें बताया गया था द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। तो यहाँ पर वो क्या बनेगा कि कितना टाइम लेता है, ये मान लेते हैं कि क्या है, क्षण हो गया, तो प्लैनेट के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा एक राउंड लगाने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जो बोल रहे आर, ये क्योंकि हम बताया था ना कि जो इसका डिस्टेंस है यहाँ पे सबसे ज्यादा है सन और प्लैनेट का, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे और ज्यादा है, ऐसे करके बहुत इसका जो डिस्टेंस है, जो इसका डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में क्या कर रहा है, वेरी करता रहता है। इसलिए हम लोग इसका क्या लेते हैं, मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज डिस्टेंस। सारे डिस्टेंसेस को जोड़ देंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 10 मीटर है, ये डिस्टेंस 9 मीटर है, ऐसे कुछ करके हम लोग यहाँ पे 10 डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, इसको 10 सारे को जोड़ते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग एवरेज स्प्रेड पे निकालना सीखे थे, उसी के आधार पे हम निकालते हैं लोग मीन डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब क्या बोल रहा है कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब आर का क्यूब, ये प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, हो गया। अब पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट इनटू क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम उसका, यहाँ पे ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं, ये बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ये कांस्टेंट। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन जब आप हायर क्लास में पढ़िएगा तो वहां इसका उल्टा लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। खैर ऊपर बात की बात है, जो आपको क्लास 9 में दिया था, मैंने बताया कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। दिस इज द 3 लॉज ऑफ द केपलर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और सिंपल टॉपिक का नाम भी है कैसे, ग्रेविटेशन, ठीक है। यदि कहीं पे डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर में इसको पूछ सकते हैं, मैं इसका नोट्स भी आप लोग को भेज दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।